गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। हेलो हाय। मैं डॉक्टर सीमा आपका स्वागत करती हूँ अपने यूट्यूब चैनल नॉलेज गार्डन में। स्टूडेंट्स, जैसे कि आप लोगों ने मेरा पहला लेक्चर देखा होगा जो था भारत में प्रशासनिक सुधार स्वतंत्रता से पूर्व। आज मैं आपके सामने लेकर के आई हूँ भारत में प्रशासनिक सुधार स्वतंत्रता के पश्चात भाग 2। चलिए स्टूडेंट्स, शुरू करते हैं इसी कड़ी को आगे बढ़ाते हुए। स्टूडेंट्स, जैसे कि हम लोग जानते हैं हमारा देश आजाद होता है और नया नया देश है, आजाद होता है। आजादी के बाद बहुत सारे परिवर्तन आने स्वाभाविक हैं। जनता की जागरूकता और आकांक्षाओं में वृद्धि होनी है। नए विकास कार्यों के साथ साथ एक लोकतांत्रिक सरकार में जनता की भागीदारी के नए लक्ष्य के साथ सरकार के कामकाज का स्तर बहुत अधिक बढ़ा है। समाजवादी ढांचा अपनाने के कारण नए नए कार्यकलापों की जिम्मेदारी सरकार के ऊपर आ गई है। साथ ही एक समस्या आती है, या फिर ये कहें कि ये आशीर्वाद है, कि यूरोपियन लोग भारत छोड़ करके चले जाते हैं। कुछ मुसलमानों के पाकिस्तान जाने के कारण शीर्षक अधिकारियों की संख्या एकाएक हमारे देश में कम हो जाती है। साथ ही जितने भी रजवाड़े हैं वो भारतीय संघ में शामिल हो गए हैं। इसीलिए नेहरू जी के सामने प्रश्न है कि किस प्रकार नए सिरे से सही तरीके से प्रशासनिक तालमेल बिठाया जाए। इसी तालमेल को बिठाने के लिए वे बहुत सारे प्रशासनिक सुधार करना प्रारंभ करते हैं और इसी कड़ी में प्रथम प्रशासनिक सुधार आता है सन 1947 का सचिवालय पुनर्गठन समिति। राइट। सचिवालय पुनर्गठन समिति में सबसे पहला काम होता है उच्च अधिकारियों की कमी की पूर्ति की जाए तथा जितने भी उपलब्ध अधिकारी हैं उन अधिकारियों के साथ अधिक से अधिक संभावित कार्य लिया जाए और वह कार्य अच्छी श्रेणी का हो। साथ ही ये 6 सदस्य समिति बनती है और प्रयास किया जाता है कि मौजूदा श्रम शक्ति का बेहतर उपयोग हो। उसके बाद आती है सन 1948 की मितव्यता समिति। नाम से ही पता चलता है सरकार का प्रयास है कि विकास के कार्य किए जाएं, लेकिन पूर्ण मितव्यता के साथ साथ खर्चा हो, लेकिन इस तरीके से हो कि वह अधिक से अधिक विकास के कार्यों में लग सके। बीच में एक पॉइंट छूट गया 1948 के बाद। साथ ही आती है हमारी गोपाल स्वामी के नेतृत्व में अयंगर समिति। इस समिति में होता यह है कि केंद्र सरकार ने के पुनर्गठन संबंधित सिफारिशें प्रस्तुत की जाती हैं। इसके बाद आती है हमारी 1951 में गोरवाला समिति। गोरवाला समिति को भारतीय लोक प्रशासन पर सर्वोत्कृष्ट साहित्य भी कहा गया है। इस प्रतिवेदन में सरकार ने बहुत सारे सुझाव दिए और इसमें इन सुझावों में कुछ सुझाव मैं आपको बताना चाहूंगी, जैसे कि सर्वोत्तम महत्व के विषयों को प्राथमिकता मिलनी चाहिए। साथ ही सरकार ने कहा कि ज्यादा व्यय से बचें और कर्मचारियों को ईमानदार होना चाहिए। जितने भी वरिष्ठ पद पर अधिकारी हैं उन अधिकारियों का एवं मंत्रियों का संबंध सबसे अच्छा होना चाहिए। हमारे विधायक ऐसे हों जिनका चरित्र अच्छा हो। चरित्र बल पर इस समिति ने विशेष बल दिया था, लेकिन अफसोस की बात है कि आज भी हमारी राजनीति में आपराधिक चरित्र वाले विधायकों की, मंत्रियों की भरमार हमें देखने को मिलती है। गोरवाला ने मंत्री और सचिव के बीच आवश्यक पारस्परिक विश्वास के संबंधों की विस्तृत विवेचना करते हैं। ये बताते हैं कि जहां मंत्री का कार्य सरकार को लोकप्रिय बनाना है, वहीं एक प्रशासक का काम है कि उसका कार्य क्षेत्र दृढ़ हो, मजबूत हो। ठीक है स्टूडेंट्स, फिर उसके बाद आती है अत्यंत महत्वपूर्ण समिति 1951 में पॉल एपेलबी के नेतृत्व में। पंडित जवाहरलाल नेहरू पॉल एपेलबी को निमंत्रण देते हैं कि आप आइए और कुछ भारतीय प्रशासनिक व्यवस्था पर अध्ययन कीजिए। ये भारतीय प्रशासनिक सुधार संबंधित सर्वेक्षण करते हैं और इन्होंने भारत में लोक प्रशासन सर्वेक्षण का प्रतिवेदन दिया जो कि 300 शब्दों का था। जैसे कि आप लोग देख रहे हैं 3000 शब्दों का, सॉरी
3000 शब्दों के इस प्रतिवेदन में पॉल एपलबी ने बहुत सारे सुझाव दिए। पॉल एपलबी कहते हैं कि भारत विश्व के लगभग उन 1 दर्जन राष्ट्रों में से एक है जहां का लोक प्रशासन पर्याप्त रूप से संगठित एवं विकसित है, और हम इसी लोक प्रशासन की संगठनता एवं विकास विकसित स्वरूप को साथ लेकर के चलें तो भारत एक अलग ही दिशा में विकास कर सकता है। पॉल एपलबी ने कुल मिलाकर के 12 सिफारिशें प्रस्तुत की थी, जिसमें से मैं आपको दो एक सिफारिशें बताती हूँ। जैसे कि ये कहते हैं कि लोक प्रशासन में रिसर्च को महत्व देना चाहिए। दिल्ली में आईआईपीए की स्थापना भी पॉल एपलबी के ही सुझाव का एक रूप है। साथ ही ये बताते हैं इन्होंने योजना आयोग कार्यालय की स्थापना करना या फिर योजना आयोग कार्य केवल योजना बनाने तक ही सीमित नहीं है, इसके बारे में बताया। सूत्र व स्टाफ में अंतर ये बताते हैं। साथ ही बताते हैं कि कर्मचारियों को ट्रेनिंग दी जानी चाहिए, तभी कर्मचारी अच्छे प्रकार से कार्य कर सकेंगे। सभी राज्यों में कृषि आयकर लगाना चाहिए। इसके बाद पॉल एपलबी ने 1956 में अपना द्वितीय प्रतिवेदन दिया। पंडित जवाहरलाल नेहरू जी ने कहा कि आप अपने इस प्रतिवेदन में कुछ परिवर्तन कीजिए, कुछ संशोधन कीजिए, और इन्होंने 1956 में द्वितीय प्रतिवेदन के साथ अपनी रिपोर्ट को पंडित जवाहरलाल नेहरू जी को ये समर्पित कर देते हैं। तत्पश्चात आती है 1966 में संथानम समिति। ठीक है, संथानम की अध्यक्षता में यह समिति बनती है और 1964 में ये अपना प्रतिवेदन प्रस्तुत करते हैं। क्लियर? इस समिति की सिफारिश पर ही केंद्रीय सतर्कता आयोग की स्थापना होती है। पॉइंट नोट करना स्टूडेंट्स, केंद्रीय सतर्कता आयोग की स्थापना के संतानम समिति की सुझाव पर ही स्थापित होती है। तत्पश्चात सरकार सुधार कर रही है, लेकिन इन सुधारों का बहुत अच्छे परिणाम सरकार के सामने नहीं आते हैं। कुछ ही क्षेत्रों में अच्छे सुधार हो रहे हैं। अब क्योंकि बहुत सारे क्षेत्र सुधार से वंचित रह गए हैं, इसीलिए सरकार निर्णय करती है कि इन परिस्थितियों में एक व्यापक कार्य क्षेत्र में सुधार लाने के लिए प्रशासनिक सुधार आयोग लाया जाए, जिसकी मांग समय समय पर उठ रही थी। फिर 1966 में आता है प्रथम प्रशासनिक सुधार आयोग 1966। 5 जनवरी 1966 को श्री मोरारजी देसाई की अध्यक्षता में प्रशासनिक सुधार आयोग बनता है। मोरारजी देसाई संघीय मंत्री परिषद में सम्मिलित हो जाते हैं। अब उनके स्थान पर आते हैं श्री के हनुमंथैया। ठीक है, ये अध्यक्ष बन जाते हैं श्री के हनुमंथैया और अपना प्रथम प्रतिवेदन देते हैं 20 अक्टूबर 1966 को। क्लियर? इस प्रतिवेदन में ये बताते हैं कि सबसे पहले तो इसमें 210 प्रतिभाशाली व्यक्तियों ने कार्य किया और 578 सुझाव प्रस्तुत करते हैं। ये कितने सुझाव प्रस्तुत करते हैं? 578 सुझाव ये प्रस्तुत करते हैं। आयोग की अगर सिफारिशों को हम देखें तो मैं संक्षिप्त में आपको बताना चाहूंगी। सबसे पहले इन्होंने कहा कि भारत में लोकपाल एवं लोकायुक्त की नियुक्ति की जाए। लोकपाल की शक्तियां भारत के मुख्य न्यायाधीश तथा लोकायुक्त की राज्यों के न्यायाधीशों के समान होनी चाहिए। लेकिन स्टूडेंट्स, जैसे कि आप सभी जानते हैं, अभी तक इस सुझाव को पूर्ण रूप से पूरे भारत में लागू नहीं किया गया है। आगे ये समिति सिफारिश देती है कि मंत्रिपरिषद का आकार आवश्यकता के अनुसार निर्मित होना चाहिए। प्रधानमंत्री के अधीन कार्मिकों के संबंध में एक कार्मिक विभाग की स्थापना
की जाए। तत्पश्चात प्रधानमंत्री, वित्त मंत्री एवं किसी भी मंत्री को योजना आयोग का अध्यक्ष नहीं होना चाहिए और ना ही सदस्य होना चाहिए। स्टूडेंट्स ध्यान दीजिएगा, योजना आयोग को आज हम नीति आयोग के नाम से जानते हैं, परंतु इस समिति की सिफारिशों को नहीं माना गया और योजना आयोग के अध्यक्ष भारतीय प्रधानमंत्री ही रहते हैं, अर्थात नीति आयोग के अध्यक्ष। साथ ही ये सिफारिश देते हैं कि योजना नीति आयोग की या फिर योजना आयोग के सदस्यों की संख्या 7 से अधिक नहीं होनी चाहिए। अनुच्छेद 263 के अंतर्गत ये व्यवस्था करते हैं अंतर्राज्यीय परिषद की स्थापना की। 263 आर्टिकल में व्यवस्था करते हैं अंतर्राज्यीय परिषद की स्थापना होनी चाहिए। साथ ही ये कहते हैं कि सरकारी कर्मचारियों को हड़ताल का अधिकार नहीं होना चाहिए। क्लियर? एक और साथ ही ये सुझाव देते हैं कि लेखा परीक्षक का दृष्टिकोण सकारात्मक एवं रचनात्मक होना चाहिए। आगे ये बताते हैं कि प्रशासनिक एवं सार्वजनिक जीवन का अनुभव रखने वाले व्यक्ति को ही राज्यपाल के पद पर नियुक्त किया जाना चाहिए। आगे ये बताते हैं कि राज्यों में राष्ट्रपति शासन के दौरान केंद्र सरकार को अधिक हस्तक्षेप नहीं करना चाहिए। राज्यों में कार्मिक विभाग एवं लोकायुक्त के पद की स्थापना भी की जानी चाहिए। स्टूडेंट्स, यह इस प्रतिवेदन में यह भी कहा गया कि सरकार को जिला प्रशासन को 2 भागों में विभक्त करना चाहिए, नियामकीय एवं विकासात्मक। ठीक है। इन दोनों जिला प्रशासन को 2 भागों में विभक्त करने के बाद जब सरकार नियामकीय तथा विकासात्मक नियामकीय एवं विकासात्मक भागों में विभक्त कर देती है, तब सरकार ने अनुभव किया कि प्रशासनिक सुधार आयोग द्वारा जितने भी सुझाव दिए गए थे, वे सुझाव पूर्ण रूप से उतने प्रभावशाली नहीं रहे। स्टूडेंट्स, हम लोग देखेंगे कि इन सब का कारण एक और तो जहां हमारी नौकरशाही की उदासीनता थी, तो दूसरी ओर हमारे मंत्रियों के उत्तरदायित्व को भी हम अनदेखा नहीं कर सकते। इसके बाद भी प्रशासनिक सुधारों की दिशा में सरकार द्वारा प्रयास जारी रहे हैं। 1983 में आती है 1983 में सरकारिया आयोग की नियुक्ति की गई। ठीक है। 1983 में सरकारिया आयोग की नियुक्ति की जाती है। 1983 में सरकारी आयोग, अभी स्टूडेंट्स जानते होंगे, इसके बारे में नहीं जानते तो ध्यान से देखिएगा। ये एक महत्वपूर्ण आयोग रहा है, भारतीय प्रशासनिक व्यवस्था के लिए एक महत्वपूर्ण स्तंभ रहा है। आयोग ने 1987 में अपनी 1600 पृष्ठों की रिपोर्ट 2 खंडों में प्रस्तुत की है। आयोग का प्रमुख विषय केंद्र राज्य संबंध रहा और इस आयोग ने बहुत सारी महत्वपूर्ण संस्तुतियां दी, सुझाव दिए। इसके पश्चात 1997 में 5वें वेतन आयोग आता है और फिर 6ठा वेतन आयोग आता है। लेकिन इन वेतन आयोग में प्रशासनिक सुधारों से संबंधित कोई बहुत सारे महत्वपूर्ण विषयों का वर्णन नहीं किया गया है। स्टूडेंट्स, फिर हम लोग देखेंगे कि वर्तमान में प्रशासनिक सुधारों के क्षेत्र में स्थिति यह है कि प्रशासनिक सुधार आयोग द्वारा सरकारी कार्यालयों का आधुनिकीकरण एवं प्रशासनिक सुधार नाम से 2 योजनाएं चलाई जा रही हैं। पहली योजना 1986 से चलाई जा रही है। ठीक है। 1986 में पहली योजना आती है
क्लियर। और फिर दोबारा से मैं आपको बताऊंगी, ध्यान दीजिएगा कि प्रशासनिक सुधारों के क्षेत्र में दो योजनाएं चलाई जा रही हैं और उन योजनाओं का नाम है, पहला है सरकारी कार्यालयों का आधुनिकीकरण और दूसरी है प्रशासनिक सुधार। ठीक है। 1986 में पहली योजना आती है और 2001 में एक से दूसरी योजना निरंतर कार्यरत है। साथ ही लोक प्रशासन में उत्कृष्ट योगदान के लिए प्रधानमंत्री पुरस्कार की घोषणा भी की गई है। सरकारी कार्यों को ई गवर्नेंस में बदलना भी प्रशासनिक सुधारों की सूची में सम्मिलित है। 31 अगस्त 2005 को सरकार ने कर्नाटक के पूर्व मुख्यमंत्री वीरप्पा मोइली की अध्यक्षता में दूसरा प्रशासनिक आयोग बनाया। ठीक है। और दूसरे प्रशासनिक आयोग में सरकार ने बताया कि किस प्रकार से यह कार्य करेगा। इस 5 सदस्यीय आयोग का प्रमुख कार्य मंत्रालयों एवं विभागों का पुनर्गठन करना था तथा उनकी भूमिका को वैश्वीकरण के अनुरूप बनाना है। आयोग ने अभी तक 15 रिपोर्टें जारी की हैं। साथ ही और भी रिपोर्टें आ चुकी हैं और जिन पर विचार विमर्श का क्रियान्वयन अभी तक जारी है। स्टूडेंट्स, आप लोग देखेंगे कि 2005 में रिपोर्ट आती है तो ये हमारे द्वितीय एडमिनिस्ट्रेटिव रिफॉर्म्स हैं जो जो कि बहुत महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं भारतीय प्रशासनिक व्यवस्था के अंतर्गत। और पूर्व मुख्यमंत्री हैं ये कर्नाटक के वीरप्पा मोइली। इनकी अध्यक्षता में 5 सदस्यीय समिति का गठन किया जाता है। स्टूडेंट्स, आप लोग सभी जानते होंगे सूचना प्रौद्योगिकी अधिनियम और आरटीआई। आरटीआई इसी द्वितीय प्रशासनिक आयोग का ही एक महत्वपूर्ण भाग है। और ये द्वितीय प्रशासनिक सुधार इतने महत्वपूर्ण और इतने विस्तृत हैं कि मैं समझती हूँ इसे एक वीडियो में समाप्त करना संभव नहीं होगा। इसीलिए मैं अपने प्रशासनिक सुधार के भाग 3 में द्वितीय प्रशासनिक सुधारों के विषय पर चर्चा करूंगी। साथ ही इसी कड़ी में मैं बताना चाहूंगी कि नौकरशाही में सुधार की क्या-क्या संभावनाएं हैं या फिर सरकार द्वारा जितने भी सुधार किए गए उन सुधारों से संबंधित कितनी कार्रवाई की गई या फिर केवल ये सुधार हमारी रिपोर्टों में लिखे और दब करके ही तो नहीं रह गए हैं। इसी क्रम में हम देखेंगे कि सरकार क्या करती है। प्रमोशन और ट्रांसफर के सिद्धांतों में कोशिश की जाती है कि पारदर्शिता लाई जाए। साथ ही हमारे अधिकारियों को आवश्यकता के अनुसार ट्रेनिंग दी जाए। जितने भी अनावश्यक दस्तावेज हैं या फिर हमारे कागज लेख हैं उनको हटा करके रिकॉर्ड रूम को चुस्त दुरुस्त किया जाए। इसी क्रम में एक घटना है स्टूडेंट्स, आपको मजा आएगा ये सुनकर के कि एक आईएएस रहे महाराष्ट्र कॉडर के श्री लखीना। ओके, श्री लखीना आईएएस थे महाराष्ट्र कॉडर के। इन्होंने देखा, कोशिश की कि प्रशासनिक व्यवस्था में कैसे सुधार लाया जाए और इन्होंने एक पहल की कि अपने जो कार्यालय था उस कार्यालय को इन्होंने सबसे पहले किया चुस्त दुरुस्त, साफ सुथरा किया। और ये जिस समय इनकी पोस्टिंग होती है देखा कि प्रशासक वर्ग बड़ा उदासीन है और फाइलों में ही उलझ करके रह जाता है। तो सर्वप्रथम इन्होंने क्या किया कि स्टाफ में आत्मसम्मान और संगठन का गर्व करने की भावना जगाई। इन्होंने ट्रेनिंग और ट्रांसफर के पॉलिसीज में ट्रांसपेरेंसी लाने का प्रयास किया। साथ ही कार्यालयों को फूल से, पौधों से, अच्छी रोशनी से जगमग किया। साथ ही सौंदर्यता के ऊपर बढ़ावा दिया।
जितने भी कर्मचारी थे उनको अपने अधिकारियों से ट्रेनिंग दिलवाने का काम करवाया और कहा कि देखिए जब हम कोई फाइल ढूंढने जाते हैं तो हमें घुसना पड़ता है धूल के बीच में, धूल वाली फाइलों में। इसीलिए आवश्यक है कि सारी फाइलों को एक सिस्टमेटिक ढंग से चुस्त दुरुस्त किया जाए। महत्वपूर्ण कागजों को या फिर महत्वपूर्ण रिकॉर्डों को संभाल के रखा गया, व अनावश्यक रद्दियों को हटा दिया गया। इसका परिणाम क्या हुआ कि कार्यालयों में जो लोग आ रहे थे शिकायतें करने या फिर मदद मांगने या फिर अपनी आवश्यकताओं की पूर्ति करने के लिए, उनको उनके इंतजार की घड़ियां कुछ कम हुई। कार्यालय का रंग रूप देख करके उन्हें अनुभव हुआ कि हाँ यहाँ भविष्य में या फिर अब हम आए हैं अपना कोई काम कराने, तो यह कार्य अवश्य पूरा होगा। इस प्रकार हम देखते हैं कि श्री लखीना का योगदान भारतीय लोक प्रशासन को मजबूत बनाने में महत्वपूर्ण रहा है। तत्पश्चात आप देखेंगे कि सुधार तो हुए, सुधार होने के पश्चात हमने देखा कि सरकार इतने सारे सुधार ला रही है। प्रथम सुधार आयोग आता है, द्वितीय सुधार आयोग आता है। तत्पश्चात भी नौकरशाही में सुधार की और क्या क्या संभावनाएं हो सकती हैं, जिसमें कि सबसे पहले है संतुलित प्रशासन। अर्थात संतुलित प्रशासन से तात्पर्य है कि हमें जरूरत एक ऐसी प्रशासनिक व्यवस्था की है जो स्थिर हो, संतुलित हो और प्रेरणादायक हो, साथ ही हमारे लोकतंत्र की भी वह रक्षा कर सके। फिर उसके बाद हम देखते हैं सिविल अधिकारी अपनी विश्वसनीयता क्योंकि खोते जा रहे हैं जनता के बीच में, तो वह जनता के मध्य अपनी विश्वसनीयता को स्थापित रखे, जनता में अपने प्रति आस्था बनाए रखे, साथ ही सचरित्रता को भी सर्वोच्चता देने की ये बात करते हैं। फिर आगे आता है राष्ट्रीय चरित्र की भी बात की जाती है। प्रशासनिक संवेदनशीलता में पर्याप्त वृद्धि के अत्यंत महत्वपूर्ण उपायों में एक महत्वपूर्ण उपाय यह था कि सिविल सेवा पूरी पूरी तरह से गतिशील और ऐसी बने कि जो भी उसे काम दिया जा रहा है या कार्यभार दिया जा रहा है, उस कार्यभार को वह उठा सके। इसके लिए आवश्यक होता है जन सेवा की भावना होना, क्योंकि यदि किसी प्रशासक में जन सेवा की भावना नहीं होगी तो वह अपनी जिम्मेदारियों का निर्वहन भली भांति नहीं कर सकता है। तत्पश्चात बात आती है स्थानीय स्वशासन एवं स्थानीय शासन की। आप लोग सभी देखेंगे कि 73वें एवं 74वें संवैधानिक संशोधन में राष्ट्र और राज्य से लेकर के स्थानीय स्तर तक त्रिस्तरीय शासन के युग का सूत्रपात किया गया। ग्रामीण क्षेत्रों में पंचायती राज संस्थाओं और शहरी क्षेत्रों में नगर पालिका के चुनाव कराए गए। एक प्रकार से हम देखें तो ये रक्तहीन क्रांति रही है पूरे देश के लिए। रक्तहीन क्रांति कैसे कि एक ऐसा परिवर्तन जिसके परिणाम अब हमें प्राप्त होने शुरू हो गए हैं। अर्थात जो भी पैसा सरकार देती थी अब वह हमारे निचले स्तर तक के व्यक्ति को पहुंचने लगा है। हालांकि अभी भी इसमें अनेक कमियां हैं, परंतु सरकार द्वारा प्रयास किया जा रहा है कि वह समय के अनुसार उन कमियों में और अधिक सुधार करे। स्थानीय स्तर पर एक तरह से ये सत्ता का हस्तांतरण है जो जनता को किया गया है। फिर आती है बात आर्थिक उदारीकरण की। स्टूडेंट्स, अब आर्थिक उदारीकरण के बिंदु को आप लोग इसलिए भी नहीं छोड़ सकते क्योंकि आज पूरी दुनिया वैश्वीकरण के युग में प्रवेश कर चुकी है और आर्थिक उदारीकरण वर्तमान सुधारों का एक महत्वपूर्ण बिंदु है। ठीक है, साथ ही हम लोग देखेंगे कि चुनावी क्षेत्र में भी अनेक प्रकार के सुधार किए गए हैं और किए जा रहे हैं और भविष्य में भी हम देखेंगे तो इन सुधारों की और अधिक आवश्यकता होगी, क्योंकि अगर हमारे प्रतिनिधि
अच्छा होगा, हमारा प्रतिनिधि ईमानदार होगा, ईमानदारी के साथ चुन करके आएगा, तो स्वतः ही होगा यह कि नौकरशाही में एवं प्रशासनिक व्यवस्था में संबंध मजबूत बनेंगे और वह अपने कार्यों के प्रति ईमानदार रहेगा। साथ ही आपने देखा होगा कि चुनावी क्षेत्रों में एक महत्वपूर्ण बात है जो होनी चाहिए, संभावनाएं इस तरह की व्यक्त की जाती हैं कि नकारात्मक मत दिए जाने वाले व्यक्ति भी होते हैं। साथ ही किसी धार्मिक पद पर विराजमान व्यक्ति को चुनाव नहीं लड़ना चाहिए। लेकिन हम वर्तमान में देखते हैं कि कई राज्यों में और कई स्थानों पर धार्मिक पद के व्यक्तियों की मजबूती राजनीतिक क्षेत्र में बढ़ती जा रही है। उनको मुख्यमंत्री पदों पर या फिर अन्य मंत्री पदों पर आसानी से देखा जा सकता है। साथ ही ये माना जाता है, एक सुझाव यह भी है कि चुनाव क्षेत्र में सुधार का, कि हमारे जितने भी उम्मीदवार जीत करके आते हैं, बहुमत प्राप्त जिसको सबसे अधिक मत प्राप्त होते हैं वह व्यक्ति मंत्री बन जाता है। अब सबसे अधिक मत में कोई संख्या निर्धारित नहीं की गई कि 20 मत मिले हैं सबसे अधिक है वो जीत गया, 50 मत मिले हैं सबसे अधिक है वह जीत गया। लेकिन यह बिल्कुल भी सही नहीं है। चुनाव क्षेत्र के अधिकारियों को एक सुझाव यह भी है कि वो कम से कम 50 या 60% से अधिक प्राप्त उम्मीदवार को ही उस क्षेत्र का विजेता घोषित करे, ताकि हो ये कि हर वर्ग के, हर धर्म के, हर जाति के व्यक्ति का प्रतिनिधित्व इसमें सम्मिलित हो सके। इससे होगा यह कि देश में सहिष्णुता की भावना आएगी, जातिवाद को खत्म करने में भी ये सुधार एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाएगा। फिर आता है बिंदु केंद्र राज्य संबंधों में सुदृढ़ता। केंद्र राज्य संबंध यदि सुदृढ़ होंगे, मजबूत होंगे, तो स्वतः ही बहुत सारी समस्याएं अपने आप सुलझ जाती हैं। इसका कारण यह है कि हम केंद्र और राज्य कई बार जल और जल नदी जैसे विवादों से घिर जाते हैं, जबकि जल किसी भी राज्य के विकास का एक महत्वपूर्ण बिंदु है। आप लोगों ने कई बार देखा होगा कि जब हरियाणा एवं पंजाब के साथ दिल्ली की किसी बात पर नाराजगी होती है या कोई समझौता होता है, तो खबर आती है समाचार पत्रों में, हरियाणा ने हरियाणा सरकार ने दिल्ली सरकार के लिए पानी रोक दिया। ये एक महत्वपूर्ण जल विवाद है और इस जल विवाद का समाधान अवश्य ही होना चाहिए। ठीक है स्टूडेंट्स, हमारा तो साथ ही हम ये सोच करके चलते हैं, प्रशासनिक लोक प्रशासनिक शोध से संबंधित जितने भी कार्य किए जा रहे हैं या भविष्य में जितने भी कार्य किए जाएंगे, उनके लिए सरकार बेहतर तरीके से काम करे। ठीक है, इसीलिए ये भी कहा जाता है कि किसी व्यक्ति को आदेश दीजिए तो वह कार्य करेगा, लेकिन उसे अपने लक्ष्य तो तय करने दीजिए, उसे स्वतंत्रता और अधिकार दीजिए, फिर उसका कार्य एक व्यक्तिक मिशन बन जाएगा। मैं दोबारा से रिवाइज करती हूँ इस लाइन को, ध्यान से सुनिएगा कि किसी व्यक्ति को आदेश दीजिए तो वह कार्य करेगा, लेकिन उसे अपने लक्ष्य तो तय करने दीजिए, उसे स्वतंत्रता और अधिकार दीजिए, और फिर उसके कार्य एक व्यक्तिक मिशन बन जाएगा। अर्थात कहने का तात्पर्य यह है कि यदि हम अपने देश का विकास करना चाहते हैं, तो हम उस कि अपने अधिकारी को या प्रशासक को कोई ऑर्डर ना दे करके एक उसको पूरा हम रिपोर्ट दे दें, या फिर हम उसे कह दें कि आपका ये पूरा प्रोजेक्ट है और आप इस प्रोजेक्ट पर अच्छे तरीके से काम कीजिए जो जनभावना के अनुकूल हो, देश हित के अनुकूल हो, परंतु साथ ही आप स्वतंत्र हैं। हम आपको किसी भी राजनीतिक बाधा का सामना नहीं करना पड़ेगा, किसी भी राजनीतिक या मंत्री का प्रेशर का सामना नहीं करना पड़ेगा। संभावना है कि वह प्रशासक पूर्ण आत्मविश्वास के साथ, वह दृढ़ता के साथ अपने कार्यों को मन लगा करके करेगा।
आज सभी क्षेत्रों में लोक प्रशासन की बड़ी से बड़ी बात से लेकर छोटे से छोटी बात तक सुधार एक सतत प्रक्रिया है और यह सही अर्थों में प्रत्येक प्रशासन और विभाग में प्रशासनिक गतिविधि का अंग भी होना चाहिए। इसीलिए आज प्रशासनिक सुधारों के इतने प्रयासों के बावजूद भी देश के मूलभूत ढांचे में हमें बहुत ज्यादा परिवर्तन देखने को नहीं मिला है और इसका कारण है नौकरशाही के प्रशासनिक ढांचे को यथावत बनाए रखने की मानसिकता। इसीलिए अगर हम अपने मंत्रियों को दोष देते हैं कि वह नौकरशाही के कार्यों को पूर्ण रूप से ईमानदारी से नहीं करने देता है, तो वही हमारे प्रशासक भी देश के सतत विकास को पूर्ण ईमानदारी के साथ बढ़ाने में कहीं ना कहीं दोषी रहे हैं। इस पर एक गंभीर चिंतन की आवश्यकता है। साथ ही आवश्यकता है कि देश में जितने भी प्रशासनिक सुधार किए जाएं, उन सुधारों को ईमानदारी के साथ लागू किया जाना चाहिए। थैंक यू। थैंक यू स्टूडेंट्स। साथ ही मैं आशा करती हूँ कि मेरी ये वीडियो आपको पसंद आएगी और हम द्वितीय प्रशासनिक सुधार आयोग लेकर के आएंगे अपने भाग 3 में। ओके स्टूडेंट्स, लेट्स वेट एंड वॉच।